तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी सास अकेली ऊपर वाले कमरे में रहती थी। आधी रात को मेरे सास के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आती रहती थी। दिन के वक्त मेरी सास एकदम सादा सिंपल रहती थी, लेकिन रात होते ही वो दुल्हन की तरह तैयार रहती थी और कमरा बंद कर लेती। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। एक रात मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई। सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। तो अब सुनिए मेरी कहानी। मेरा नाम सलोनी है। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद मैंने जब पहला कदम अपने ससुराल में रखा तो मैंने अपनी ससुराल का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया था। मेरी सास हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहती थी। उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए ऊपर वाले मंजिल में छोटा सा मंदिर बनवा लिया था, जहाँ वह हर वक्त भगवान की पूजा में लीन रहती थी। इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था कि मैं कभी भी ऊपर न जाऊं, और ये बात मेरे पति ने भी मुझसे कही थी कि मेरी माँ की हर बात मानना। अगर मेरी माँ ऊपर जाने को मना कर रही है तो मत जाना। जब मैंने वजह पूछी तो मेरे पति राजेश कहने लगे कि मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाले। मैं उनकी सगी औलाद होकर भी कभी उनके मना करने पर ऊपर नहीं गया, तो तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? राजेश की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा भी क्या पूजा पाठ की जिसमें किसी बच्चे की दखल अंदाजी न हो? ऊपर वाले पोषण में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। सिवाय बच्चों के ऊपर किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती रहती थी मेरी सास। बच्चों को पढ़ाने की आवाज़ नीचे तक आती रहती थी। राजेश वैसे तो बहुत नरम मिजाज के मालिक थे और अपनी माँ के बहुत ही आज्ञाकारी बेटे भी थे। मैंने कभी उन्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे बस यही इच्छा जाहिर की थी कि सलोनी, मेरी माँ के साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। एक बार मुझसे कहने लगी कि मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी है और दूसरी शादी नहीं की। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, इसीलिए मैं चुप ही रहा करती थी। लेकिन एक बार ऐसा हादसा हो गया कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक बार हमारे घर की लाइट चली गई और फिर 3 घंटे यूं ही निकल गए, लेकिन लाइट नहीं आई। रात को मेरी आँख लाइट न होने की वजह से खुल गई। मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस हो रही थी। राजेश नींद का बहुत पक्का था, इसीलिए लाइट बंद होने से भी सो ही रहा था, लेकिन मुझे लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अंधेरे कमरे में मुझे घबराहट होने लगी। मैं कमरे से बाहर आंगन में आ गई। यहाँ ठंडी हवाओं ने मुझ पर बहुत अच्छा असर डाला। मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया, लेकिन तभी मुझे ऊपर से किसी की रोने और सिसकने की आवाज़ें आई। मैं एकदम चौंक गई। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, लेकिन क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन आवाज़ मुझे दोबारा आई। मैंने तो कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वाकई किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 8-10 साल का छोटा बच्चा रो रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से आस पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, तो मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे वैसे सिसकनी आवाज़ें और तेज हो रही थी। ऊपर के सब कमरे बंद थे, बस एक कमरे में ही रोशनी थी और आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। मैं उसी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हालांकि राजेश ने मना किया था। जब मेरी माँ ने मना कर दिया है तो तुम ऊपर नहीं जाओगी। मेरी माँ को अपनी पूजा पाठ में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब मैं ऊपर छत पर तो आ गई थी, लेकिन अंदर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे के बाहर ही मेरे कदम रुक गए।
पहले मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी सास पूजा कर रही हो और पूजा करते हुए रो रो कर भगवान से कुछ मांग रही हो, लेकिन अगली आवाज़ मैंने सुनी तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। एक आवाज़ तो मेरे कानों में आई थी, देखो मुझे, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 8 या 10 साल के बच्चे की आवाज़ ने तो मेरी होश उड़ा दिए थे। उस कमरे के बाहर ना कोई खिड़की थी, ना ही कोई रोशनदान जहाँ से मैं देख सकती कि अंदर क्या हो रहा है और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, और वो भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। जी चाह रहा था कि दरवाज़ा खटखटा कर अपनी सास को आवाज़ दूं। अभी यही सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास पसीने से सरोबोर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, फिर जल्दी से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बार मेरी सास ने मुझसे गुस्से में बोली, ये यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि ऊपर मत आना। मेरी सास की हालत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी सास ने मुझे इस कदर गुस्से में देखा कि मैं भी डर गई थी। मेरी सास दोबारा कहने लगी, जाओ नीचे जाओ, और ख़बरदार तुम दोबारा ऊपर आई तो। वह चिल्लाकर बोल रही थी। मैं जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया हैरान कर देने वाला था। वह तो बहुत ही धीरे और प्यार से बातें किया करती थी। उनके शब्दों में ऐसी चाशनी घुली हुई थी कि जैसे बोलने से मिठास ही एहसास होता था। लेकिन जो रूप मैंने अभी अपने सास का देख ही रही थी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मेरी सास थी। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया था। आखिर मेरी सास के कमरे में एक बच्चा रो रहा था, और वो क्यों रो रहा था? मेरे पास मत आना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी सास का डर जाना, मुझे देखते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेना, अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकलना, मुझे ये सब बातें शक में डाल रही थी। मेरी सास तो बहुत ही धार्मिक थी, हर वक्त सर पर साड़ी का पल्ला डाले रहती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें होश ही नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्ला कहाँ जा रहा है। सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को बहुत ही अच्छी औरत पाया था, लेकिन आज वह इस तरह कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं तो अंदर से ही कांप गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। कौन था वो बच्चा जो मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने आते थे? वो हमारे मोहल्ले के ही होते थे और वापस भी चली जाते थे। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हैं? इन्हीं सोचों में मुझे पूरा दिन सोने नहीं दिया था। अगले दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल भरा था। रात नींद न आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रही थी और तभी राजेश ने मुझे गुस्से से चीखते हुए उठाया था। मैं एकदम से उठी। राजेश बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ही गुस्से से पूछा, क्या तुम रात को ऊपर छत पर गई थी? मैंने कहा, जी, वो मुझसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। राजेश चिल्लाकर बोले, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया कि ऊपर नहीं जाना तो तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी? मैंने कहा, मेरी बात सुनो। वहाँ मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी बात सुनकर राजेश ने वो बात कही जो सुनकर मेरे दिल कांप गया। राजेश ने कहा कि मेरी माँ रात को भी पूजा पाठ करती है और इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती है कि प्रेत आत्माएं बच्चों की सूरत में उनके मंत्रों को रोकने के लिए ऐसे ऐसे हाथ कंडे अपनाती रहती है। कभी कभी बच्चों की आवाज़ निकालते हैं तो कभी कुछ करते हैं। राजेश की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मेरी सास प्रेत आत्माओं को वश में करने के मंत्र भी पढ़ती थी। राजेश की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा कि अब चाहे ऊपर से कैसे भी आवाज़ें आती रहे, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी। मैंने तो तौबा कर ली। राजेश मेरी बात सुनकर शांत हो गए थे, लेकिन मुझे एक बात अभी भी परेशान कर रही थी कि अगर मेरी सास पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करने प्रेत आत्माओं को बस में कर रही थी तो फिर मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे?
दिन भर तो कितनी सभ्य तरीके से रहती थी, लेकिन उस समय जो मैंने अपनी सास का रूप देखा, मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास को पहली बार इस तरह बिना साड़ी के देखा था। साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे जा रहा था, या यूं कहिए कि पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिरने ही वाली थी। उस समय मैं कितनी हैरान हुई थी। वैसे मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी, वो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थी। और फिर मेरी सास ने खुद ही बताया था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसका मतलब अभी मेरी सास की उम्र लगभग 40 साल से लगभग होगी। 40-42 साल होने के बावजूद भी मेरे सास अपने उम्र में 50 साल छोटी लगती थी। खैर, मैंने अपने इन सारे सवालों को झटका और घर के कामों में बिजी हो गई। इस बात के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, लेकिन इस वक्त मैं चौंक गई जब मेरी सास अच्छी साड़ी मेरी अलमारी से गायब थी। मैंने बहुत हैरान हुई थी कि यह कैसे हो सकता है कि हमारे घर में तो कोई काम वाली भी नहीं होती थी, सारे काम मैं खुद ही करती थी। फिर मेरी नई साड़ी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सास को बुलाई हुई आत्माएं नीचे भी आ जाती हैं? अब तो मुझे अपने घर में भी डर लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आँख बर्तनों की खटपट से खुल गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं बाहर आई तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी और ताज़ा रोटी की भी। मैं डरते डरते किचन में आ गई, क्योंकि मुझे यही डर था कि कहीं फिर कोई प्रेत आत्मा ना हो। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई, वहाँ तो मेरी सास रोटियां बना रही थी और साथ ही एक कढ़ाई में सब्जी भी बना रही थी। मेरी सास बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि भला इतनी रात में मेरी सास किसके लिए खाना बना रही हैं। हैरत का एक और झटका लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपने सास पे पहने देखा। मैं हैरत से अपनी सास को देखने लगी। कहीं से भी वो मेरी सास नहीं लग रही थी। खुले ब्लाउज पर मेरी खूबसूरत सी साड़ी पहने हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और हाथों में कांच की चूड़ियां थी। चेहरे पर हल्का मेकअप भी था। ऊपर वाले पोषण में किचन नहीं था, इसीलिए शायद वो नीचे कुछ बनाने आई थी, लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था। फिर वो ताज़ा खाना क्यों बना रही थी? और यह बात भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की। मेरा दिमाग चकरा गया था। अभी तक मेरी सास की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। मेरी सास के कितने रूप हैं। सबके सामने पूजा पाठ में लीन रहती हैं और रात को किस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार होकर घूम रही हैं। आखिर मेरी सास इतने तैयार किसके लिए हुई थी? मेरा पति राजेश अपनी माँ को कितना सम्मान देता है, उन्हें कितना सीधा समझता है, अपनी माँ के सामने नज़रें भी ऊपर नहीं उठाता है। अगर राजेश अपनी माँ के ये रंग देखें तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास ना हो जाए। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खाती थी। वह अपना सादा रूप के लिए बैठी थी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का उनके चेहरे पर कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, मेरी नीले रंग की फैंसी साड़ी पता नहीं कहाँ गई। वो मुझे बहुत पसंद थी, न जाने कहाँ चली गई या फिर पता नहीं कौन ले गया। मेरी बात सुनकर मेरी सास हड़बड़ा गई। कहने लगी, तुम्हारी अलमारी में ही होगी, कहीं तो जाएगी नहीं। कोई काम वाली भी नहीं आती, ठीक से देखो वहीं होगी। वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने फिर कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक करी है, मेरी साड़ी अलमारी में नहीं है। मुझे लगता है वो भूत वाला बच्चा ले गया होगा, जिसके रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा डर गई और मैं अपनी सास को गौर से देखने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने अपने आप को कितना फिट बना रखा है, यह बात बहुत अच्छी है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें बहुत मोटी हो जाती हैं। मम्मी जी, अगर आप मेरे कपड़े पहनेंगी तो आपको आराम से कपड़े आ जाएंगे।
मैं अपनी इन बातों से अपनी सास से कुछ उगलवाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का खाना गले में अटक गया। वो खांसने लगी थी। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वह पानी पीकर आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गई। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो राज है। यहाँ कोई प्रेत आत्माएं नहीं, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो मेरी साड़ी वापस वहीं रखी थी, मेरे हैंगर में लटक रही थी, लेकिन जल्दीबाजी में रखने की वजह से अच्छे से उसको तय नहीं लगा पाई थी। ऐसे ही जल्दी जल्दी हैंगर में डाल दिया गया था। अब रात को मैं किचन में काम कर रही होंगी, तभी मेरी सास ये साड़ी मेरी अलमारी में रख गई होंगी। बात यही नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी पहनी, बात यही थी कि आखिर क्यों पहनी और किसके लिए पहनी। जब वह दिन के समय सबके सामने सदा रहती हैं, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए करती हैं? यह एक ऐसा सवाल था जो मेरी समझ से बिल्कुल परे था। अब बेसब्री से मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही राजेश सो गए, मैं कमरे से बाहर आई और ऊपर के हिस्से में चली आई, और इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं जब उस कमरे के पास पहुंची तो मुझे भी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वह बच्चा वही बात दोहरा रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने दरवाजे की हॉल के अंदर से झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई। मेरी सास 8-10 साल के बच्चे के साथ ज़बरदस्ती। मैं फ़ौरन पीछे हट गई। जो हकीकत मुझ पर खुलकर सामने आई थी, जैसे मैं समझ रही थी, उसे सोचकर ही मुझे अपनी सास से घिन आने लगी थी। मेरे दिल की धड़कने की हालत ये थी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे अपनी सास की यह रूप देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ मैंने देखा उसका साफ मतलब था कि मेरी सास छोटे बच्चे से अपनी शारीरिक ज़रूरतें छी सोच कर ही घिन आ रही थी। लेकिन मेरी सास के पास ये बच्चा आते कहाँ से है? दिन के पढ़ने वाले बच्चे में से किसी एक बच्चे को मेरे सास कमरे में छुपा लेती थी और रात में फिर उसके साथ। जब मैंने अपनी सास के कमरे में झांका और उस बच्चे को मेरी निगाह पड़ी तो वह बच्चा उसे हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बेचारा बेबस था, और मेरी सास उसे ज़बरदस्ती अपने करीब आने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था? मैं फ़ौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूं, लेकिन यह मेरे बस में बाहर था। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन मेरी सिसकियां तेज होने लगी तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ राजेश के कानों तक ना पहुंच जाए। मैंने जो देखा यह बात मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मेरी सास का ये घिनौना रूप मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 8-10 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर और सास के बच्चे की तरह बढ़ती बेकरारी देखकर मुझे उस बच्चे की हालत पर दया आने लगी थी। न जाने कब से वो बच्चा मेरी सास के कमरे में बंद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। मैंने रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियां सुनकर राजेश उठ ही बैठे। मुझे इस तरह से रोते देखकर राजेश हैरान हो गए थे। वह जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है सोनी, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर कोई बुरा सपना देखा है? मैंने बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कम मेरे रोने की आवाज़ सुनकर राजेश जग जाएं। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन कर न सकी। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह से जब राजेश पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। सच तो वह शायद कभी नहीं सुनेंगे। मुझे बार बार मुझसे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस तरह ज़ोर ज़ोर से रोता देखकर राजेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मुझे जल्दी से मेरे पास आए और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, सोनी, ऐसा भी क्या दर्द है जो तुम मुझसे इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब मैं राजेश को क्या बताती कि मैं सर दर्द की वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे को याद करके रो रही हूँ
उस मासूम बच्चे के साथ तुम्हारी माँ ना जाने क्या क्या जुल्म कर रही है। मैं राजेश को समझा दिया कि सर दर्द की गोली खा लूँगी। फिर मैंने सर दर्द की गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। राजेश मेरा सर दबाने लगे। राजेश अपनी माँ से जितना प्यार करते थे उतना ही मेरा ख्याल भी रखते थे। मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी और ना ही कभी राजेश ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास मेरे पास बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। राजेश भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को अपने पास बैठा देखा तो मैं झट से उठ गई थी। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन में हर वक्त भगवान का नाम बदलती रहती थी और रात को कितना गंदा काम करती थी। मुझे इस तरह उठते देख राजेश कहने लगे, कृतिका कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थी, इसीलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखना थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत ही असर होता है। यह सुनकर मैं बहुत ही हैरत से राजेश को तरफ देखने लगी थी। राजेश कितना मानते हैं अपनी माँ को। फिर अपनी सास की तरफ देखा जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में भी फल भूल बैठी थी कि उनका बेटा उन्हें अपने दिल में क्या सामान दिए बैठा है। जब उसे पता चलेगा कि उनके बारे में क्या सोचेंगे वो। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, हनुमान चालीसा की क्या ज़रूरत। ना चाहते हुए भी मेरे बोलने के अंदाज में गुस्सा आ गया था। मेरे गुस्से भरे शब्द सुनकर राजेश के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मैं आज अपनी सास का पर्दाफाश करके रहूँगी। राजेश मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चिंता में मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं और कुछ पढ़ रही हैं और तुम इनसे इन शब्दों में बात कर रही हो। मैंने गुस्से से कहा कि अगर आप अपनी माँ का असली चेहरा देखोगे ना तो तुम भी अपनी माँ से नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर जहाँ मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था, राजेश भी मुझको गुस्से से देखने लगे थे। राजेश कहने लगे, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत है। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि राजेश का हाथ मेरे गालों पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ दिया। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने वाली तुम कौन होती हो? राजेश गुस्से से बिखरे हुए थे। राजेश दूसरे थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने बहू पर हाथ उठाया, अगर वो नादानी कर रही है तो तुम इससे होश में काम लो। मैंने गुस्से से कहा कि मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती है। मेरी बात सुनकर राजेश ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़ाया और मेरे पास आ गए। कहने लगे, इतनी शरीफ और नेक माँ को तुमने गुनहगार साबित कर दिया है। चलो, अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगी। यह बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि जो राजेश के इन धमकियों से डर जाती, क्योंकि रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में एक बच्चे की बेबस हाल में देखा था। जैसे ही मैं राजेश को हाथ पकड़कर छत के ऊपर जाने लगी तो मेरी सास अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल न खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र के बच्चों के साथ क्या करती हैं। राजेश अपनी माँ के इस हरकत पर हैरान रह गए थे। मेरी सास कहने लगी, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। राजेश कहने लगा, क्या बात है माँ, ऐसे भी क्या बात है? ऊपर मुझे आज तक अपने ऊपर जाने से रोक रखा है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, लेकिन मुझे देखना है कि मेरी सास राजेश को मना करती रह गई, लेकिन वो ऊपर चले गए। ऊपर के सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगे और फिर एक कमरे में उस बच्चा ही मिल ही गया। वो सिसकियाँ बांध रहा हुआ था।
उसके सामने बहुत सारे खिलौने और खाने की चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन वो एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। हम सबको देखकर और भी ज़्यादा डर गया और दीवार के साथ लग गया। मैंने राजेश से कहा कि देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने धोखे करके रख दिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास रोने लगी, बोली बस करो, मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ। यह बच्चा मेरा है, मेरा खुद का बेटा है। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। राजेश भी हैरानी से अपनी माँ को देखने लग रहे थे, क्योंकि मेरी सास से तो एक ही बेटा था, राजेश के अलावा उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं था। फिर भला मेरी सास का यह बेटा कहाँ से आया? मेरे ससुर को भी गुजरे काफ़ी समय हो चुका था। मेरी सास बेड पर बैठ गई कर और रोने लगी और कहने लगी, ये बच्चा दिमागी मरीज है। यह सुनकर हम दोनों के सर पर एक और आसमान टूट पड़ा। मेरी सास अभी रो ही रही थी कि मैंने और राजेश ने सारे कमरे देख लिए थे, लेकिन अब मैं एक कमरा का बचा था जो बंद था। मैं राजेश के हाथ पकड़कर बाहर ले आई और उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद ही आकर दरवाज़ा खोला। जो इंसान अंदर बैठा था उसे देखकर मेरे पति हैरान और परेशान थे। सामने एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर राजेश भागकर उनके सीने से लग गए और कहने लगे, बाबा आप जिंदा हैं? यह सुनकर मेरा दिमाग तो चकरा कर रह गया था। एक के बाद एक धमाकेदार ऊपर हो रहे थे। मेरी सास बोली, हाँ राजेश, एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठे कत्ल के इल्ज़ाम लगाया गया था और वो कत्ल उनके दोस्त ने किया था, लेकिन पिस्तौल हमारे बाबा के पकड़ी गई थी। तुम्हारे बाबा ने उसे फेंक दिया और वह घर से भाग गए, वरना पुलिस उन्हें पकड़ लेती और फांसी की सज़ा हो जाती, क्योंकि उस पर तुम्हारे बाबा के उंगलियों के निशान थे। लेकिन वह काम किसी और ने किया था। 8 से 14 साल पहले एक रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। कहने लगे कि मैं कभी भी किसी के बात ये न बताऊं कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं और तुम्हारे बाबा छुप छुप कर मिलने लगे थे और फिर मैं उम्मीद से हो गई। मुझे यह डर था कि कहीं तुम्हारे यह खबर न हो जाए, इसीलिए तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना बनाकर गांव चली गई, जहां मैंने तुम्हारे भाई को जन्म दिया। मैंने इसे तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफ़ी समय तक तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे भाई का देखभाल किया था, लेकिन जब वह बीमार रहने लगी, इसीलिए मैं तुम्हारे बाबा और इस बच्चे को वापस ले आई। लेकिन वह बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मुझे इससे डरता है। अपने सीने से लगाने से पकड़ती हूँ, उसे प्यार करना चाहती हूँ तो वो मुझे अपने पास नहीं आने देता। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए इसके हाथ पैर बांधना पड़ता है, क्योंकि यह खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। और यह फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भी बजाता रहता है। मैं डर जाती हूँ कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए, इसीलिए मैं रात को ऊपर ही सोती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजर लेती हूँ, लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह फैल जाए तो अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो तुम्हारे बाबा पकड़े जाते। अपनी सास के मुंह से सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। मेरी सास तो मुझे बहादुर औरत थी। उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए ना जाने कितनी तकलीफ उठाई थी। मेरे पति ने वो शहर छोड़ दिया। हम दूर दराज गांव में चले गए ताकि सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सके, जहां किसी का डर ना हो। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने मुझे माफ़ कर दिया था। राजेश अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए शहर लेकर जाते रहते थे और एक अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि आपका भाई जल्दी ठीक हो सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी सास ने बहुत ही तकलीफ़ें उठाई है, भगवान उनकी तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा दे दे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर